तो देखिए, नॉर्थ सेंट्रल प्लेटू या मिड प्लेटू एंड हिल रीजन, तो इसमें एक तो अरावली को देखना होगा, विंध्यन रेंज, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू, इतने हम लोगों को देखना है इसमें। ठीक है, तो एटलस रखिएगा, थोड़ा देखते भी रहिए। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरावली की पहाड़ी। डालिए हेडिंग, अरावली रेंज। गुड मॉर्निंग। तो वास्तव में जो अरावली रेंज है वो गुजरात में अहमदाबाद से शुरू होगी। गुजरात में अहमदाबाद से स्टार्ट होगी और ये दिल्ली तक जाएगी। कहाँ तक? दिल्ली तक। हालांकि हमने कई बार बताया है कि अरावली रेंज पैंजिया के टूटने के पहले से था। हाँ, तो इसलिए इसके अगर आप रेजिड्यूल को देखेंगे, अवशिष्ट को देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि लक्षद्वीप तक, ये लक्षद्वीप को अगर हम कहते हैं कि ये कोरल आइलैंड है, तो कोरल आइलैंड एक्चुअल में वो है, लेकिन कोरल बनने के लिए कोई ना कोई बेसमेंट चाहिए होगा। ऐसा तो है नहीं कि 5000 मीटर की गहराई में जाके कोरल डेवलप हो जाएगा। तो बेसमेंट जो है ये अरावली ही वहाँ पर बना। अरावली डूबा हुआ है अरेबियन सी में, तो उसी के ऊपर कोरल डेवलप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप तक, कर्नाटक प्लेटू तक ये फैला हुआ है और ऊपर आप जाइए हरिद्वार तक, तो हरिद्वार तक इसके जो है एविडेंस मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये जानते रहिएगा वर्तमान में कि गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली अम्बाला तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो अरावली में पहला पॉइंट लिखिए कि अहमदाबाद या पालनपुर वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अहमदाबाद से लेके दिल्ली अम्बाला तक मुख्यतः 800 किलोमीटर। ठीक है, अहमदाबाद से लेके दिल्ली अम्बाला तक 800 किलोमीटर। तो जानते रहिएगा, अगर मान लो हरिद्वार जैसा कुछ आ जाए ऑप्शन में, लक्षद्वीप को भी समेट ले, तो जानते रहिएगा वहाँ तक भी इसके प्रमाण हैं, लेकिन बेसिकली अब आपको दिखाई देगा यहीं तक। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि अरावली पहले से था, हालांकि सब वो रिजिड्यूल हो गया, कुछ हिस्सा इसका अरेबियन सी में डूबा हुआ है, कर्नाटक प्लेटू तक इसका मिला है एविडेंस, और हरिद्वार तक भी फैला हुआ है, हरिद्वार तक, है ना। हरिद्वार का मतलब निचला ही भाग तो है उत्तराखंड का, कोई माउंटेन एरिया तो उस तरह से है नहीं, तो वहाँ तक भी है। लेकिन फिलहाल आप जानते रहिएगा गुजरात के पालनपुर या अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें लिखिए, ये काल इसका लिख लो, ये लगभग है 600 से लेके 700, यानी 600 से लेके 700 मिलियन ईयर्स एगो। प्री कैम्ब्रियन में है। हाइट लिख लो 600 टू 800 मीटर एवरेज हाइट है इसकी। अभी की अभी के, अरे वैसे तो वो हिमालय के बराबर था। अभी आप लिखो 6 टू 700 मीटर इसकी ऊंचाई है। 6 टू 8, सॉरी 6 टू 8 लिख लो, 6 टू 8। हाँ, मतलब 100 मीटर, 6 टू 800 मीटर। इसमें एक पॉइंट लिखिए कि इसमें एक आबू माउंटेन है। क्या है? हाँ, माउंट आबू। तो माउंट आबू में एक शिखर है, पीक है, जिसका नाम है गुरु शिखर।
गुरु शिखर। तो लिखिए कि गुरु शिखर ब्रैकेट में लिखिए माउंट आबू, हाईएस्ट पीक है अरावली की, यानी अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि आबू पर्वत क्षेत्र में है और आबू इसी का पार्ट है। मतलब जैसे है क्या, अब जब हम हिमालय की बात करते हैं तो उसमें कई सारी रेंज मिल जाती हैं, जैसे आपको लेज़र हिमालय है, शिवालिक है, ग्रेट हिमालय है, तो इसी प्रकार से अरावली है। अरावली एक पूरी श्रेणी है, रेंज है, उसमें कई सारे पर्वत मिल सकते हैं। तो आबू उसी का एक पार्ट है, आबू पर्वत हम कह देते हैं लोकल में कि हाँ उसी का एक भाग है। तो आबू पर्वत में चूंकि गुरु शिखर है, एक पीक जैसा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई रेंज की। तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। हाँ, नहीं गुरु शिखर पीक अगर पूछेगा, अगर पीक पूछेगा तो गुरु शिखर ही लगाइएगा, माउंट आबू नहीं। अब इसमें एक लिखिए कि आबू माउंटेन जो है, यहाँ पर एक मंदिर है, टेम्पल है, जिसका नाम है दिलवाड़ा, है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो किसने बनवाया था? बिमल शाह ने, भीम के समय में, भीम द्वितीय के समय में बिमल शाह ने बनवाया था, संगमरमर का बना हुआ है। विमल शाह, विमल शाह, भीम द्वितीय के समय के वो मंत्री हैं, वही बनवाएंगे। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। चट्टानें लिख लीजिए, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट रॉक्स यहां मिलती हैं। और उसी में आगे रॉक में लिखिए, मिड पार्ट में, मध्य भाग में मकराना है, मकराना है, जहां पर क्या है? लाइम स्टोन, रेड सैंड स्टोन, मार्बल, ये मिड भाग में मिलता है। मकराना मार्बल के लिए फेमस ही है, ठीक है। हाँ, मकराना से मंगवाया जैसे, ठीक है। हाँ, ये देखिए होता क्या है कि ग्रेनाइट एक आर्कियन वो है, इग्नियस रॉक्स। तो ग्रेनाइट जब बदलता है तो वो नीस में बदलता है, ठीक है, और नीस किस में बदलता है? सिस्ट में बदल जाता है। ये है इसका। कुछ नदियाँ लिख लीजिए कि यहाँ से कुछ नदियाँ जो संबंधित हैं, लूनी, बनास, ड्राई रेनफॉल लिखिए 75 सेंटीमीटर रेनफॉल कुछ क्षेत्रों में, सब जगह नहीं है, कुछ क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर है। तो इसको कहते हैं कॉर्न फील्ड ऑफ राजस्थान, कॉर्न फील्ड ऑफ राजस्थान, स्पेशली पश्चिम वाला जो इसका भाग है, वेस्ट वाला, अरे हाँ उसी वेस्ट वाले पार्ट को कॉर्न फील्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ, कॉर्न फील्ड ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, राजस्थान ही लिख लीजिए। हाँ, कॉर्न मक्का। एक पॉइंट और लिखिएगा कि एक है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। पूछ सकता है किसके किसके बीच में है, तो अरावली और विंध्यन के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लिख लीजिए। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विंध्यन और अरावली के बीच में है। ठीक है, अब आगे देखिए,
अगला आप देखेंगे विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी, अब विंध्यन श्रेणी को देखेंगे तो ये यहां पर ऐसे दिख रही होगी। विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज में लिख लीजिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात। गुजरात झारखंड से कट गया, कैमूर तक पहुंचा है, कैमूर उसका अंतिम पॉइंट है, गुजरात। अब देखिए, वास्तव में विंध्यन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक ब्लैक माउंटेन है, पढ़ते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लैक माउंटेन है नहीं। एक्चुअली में ब्लैक माउंटेन है नहीं। हुआ ये था कि यहां पर भी एक सिंक्लाइन डेवलप हुई थी, सेडिमेंट का जमाव हुआ, ठीक है। अब जब ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ जा करके यूरेशियन से टकराई, तो आप बहुत तेजी से किसी दीवार से जाके टकराइए दौड़ते हुए, तो पुश बैक करता है। क्या करेगा? पुश बैक, पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो जब पुश बैक हुआ तो पुश बैक के कारण ये हिस्सा उठ गया। तो है ये वास्तव में मोड़दार, बशर्ते क्या है कि इसके इधर की तरफ रिफ्ट वैली दिखाई पड़ जाती है, इधर सतपुड़ा वाली जो नर्मदा वाली घाटी है, तो रिफ्ट वैली बन जाने के कारण इसको हम रख देते हैं किसमें? ब्लैक माउंटेन में। तो लिख लीजिए, सामान्यतः ब्लैक माउंटेन की श्रेणी में रखते हैं। जनरली इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन। रियलिटी लिखना हो तो लिख लीजिए कि जो ओशनिक सेडिमेंट है उसमें पुशबैक के कारण बना है। ये ओशनिक सेडिमेंट के पुशबैक के कारण बना है। पुशबैक ही लिखिए, पुशबैक ही हिंदी में लिखिए। लिखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप लिखेंगे सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, बेसाल्ट, बेसाल्ट, ठीक है। कई नदियों का सोर्स है ये, नदियाँ लिख लीजिए, नदियों के सोर्स है ये कई नदियों का, जिसमें सिंध है, केन है, बेतवा है, सब लिख डालो, सिंध, केन, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, चंबल, काली सिंध निकलती तो इसी क्षेत्र से। अब इसमें दो प्लेटू जानते रहिएगा, एमपी में है। एक है भांडेर, सुना है, और एक है भनरेर। ये दोनों क्या हैं? प्लेटू हैं जो कि एमपी में पड़ते हैं। भांडेर और भनरेर, ये दो प्लेटू हैं। नहीं, मतलब इसी क्षेत्र में है, ऊपर का भाग सपाट हो गया तो प्लेटू हो गया, मतलब इसी रेंज के पार्ट हैं सब। ये भन्नेर, भनरेर मैं जानता हूं।
नहीं, हो सकता है कहीं छपा हो, पढ़ लिया हो आपने, हो सकता है यही हो या कोई और, तो हमको दिखता नहीं। भनरेर है ये। चलो, तो भंडेर जो है एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में है और ये ग्वालियर में है भनरेर। तो ये दो प्लेटू इसी रेंज में हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जानते रहिएगा। भंडेर ग्वालियर क्षेत्र में है और भंडेर दतिया में, और भनरेर ग्वालियर क्षेत्र में है। ठीक है। बिहार में इसको कैमूर पर्वत कहते हैं, लिख लीजिए, बिहार में ये कैमूर के नाम से जाना जाता है। हाँ, विंध्यन, विंध्यन का एक्सटेंशन है, तो कैमूर पर्वत जो बिहार में पड़ते हैं वो इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है। एक लिखिए इसमें कैमूर, जहां लिखा है आपने तो ब्रैकेट में लिख दीजिए उसके सामने कि कैमूर रेंज में ग्रेनाइट नीस भी मिलता है। कैमूर में ग्रेनाइट नीस मिलता है। और पन्ना प्लेटू है ना, पन्ना, वहां पर किम्बरलाइट है, तो किम्बरलाइट है मतलब हीरा मिल जाएगा वहां पर, तो पन्ना में हीरा। कैमूर में ग्रेनाइट नीस रॉक्स मिलती है। सब उसी में फैला है, क्योंकि रेंज जब बोल दिया जाता है तो सब उसी में समेट लेता है मध्य प्रदेश का। क्या मेरा है? हाँ, एक और होगा, है ना? हाँ, कोई छोटा सा होगा। ठीक, हाँ, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा होगा होगा। एक लिखो इसमें पॉइंट कि भाई यहां पर जो फसलें होंगी मुख्यतः, उसमें लिख लो दलहन, तिलहन, कपास, मक्का, बाजरा, मक्का, बाजरा, मक्का, बाजरा। वर्षा लिख लीजिए 60 to 75 सेंटीमीटर। सॉइल कहीं कहीं पर काली मिल जाएगी, कहीं कहीं लाल है, ऐसे है। जहाँ पर ग्रेनाइट नीस होगी वहाँ लाल हो जाएगी। बेसाल्ट का जहाँ जहाँ पर फैलाव हो गया वहाँ पर काली मिट्टी हो, तो इसलिए कपास भी हो जाता है यहाँ पर। अगला लिखिए मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू जो है ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। दो स्टेट हैं मालवा प्लेटू में, कौन कौन सा? तो एक है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। मेनली ये मध्य प्रदेश में है, मालवा का पठार। ठीक है, इसकी बाउंड्री जरूर लिखिए, पीसीएस या कहीं पर पूछा था, कुछ ऐसा कर दिया था। तो देखिए एक तरफ क्या है, वेस्ट में क्या है, अरावली है कि नहीं है? तो चाहो तो ऐसे कर लिया करो, ऐसे एक प्लेटू बना दो। ठीक है, इधर की तरफ क्या लिख देंगे, अरावली लिख दीजिए। नॉर्थ में आप इसके लिखेंगे विंध्यन और बुंदेलखंड प्लेटू, इधर लिख दीजिए विंध्यन और प्लस बुंदेलखंड प्लेटू, और ईस्ट की तरफ लिख देंगे बघेलखंड। कहाँ? नॉर्थ में ये बघेलखंड लिख दीजिए इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, और साउथ में लिख दीजिए सतपुड़ा। बस सतपुड़ा साउथ में लिख दीजिए, तो ये इसकी बाउंड्री बन गई। वेस्ट में अरावली, नॉर्थ में विंध्यन बुंदेलखंड, ईस्ट में बघेलखंड, साउथ में सतपुड़ा, इनसे घिरा हुआ है ये। लिखिए, तो ये ट्रायंगुलर प्लेटू का एग्जांपल है, यानी त्रिभुजाकार है ये त्रिभुजाकार है। भाई सतपुड़ा से लगा हुआ है ना ये। चलो बुंदेलखंड लिख दो, क्या करना है, हटा दो।
देख लेना, बुंदेलखंड लिख दो। नॉर्थ में क्या लिखा है? हाँ ठीक है, चलो नॉर्थ में लिखा है बुंदेलखंड और नॉर्थ ईस्ट में बघेलखंड। हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बघेलखंड सही है। चलो सही कर लो। अब इसमें देखिए एक क्या है, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है कि नहीं रख रहा है? एक त्रिभुजाकार पठार के रूप में जाना जाता है मालवा, और चट्टान यहाँ पर लिखेंगे बेसाल्ट रॉक से ये बना हुआ है। किससे बना है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि बेसाल्ट रॉक से बना है तो यहाँ पर मृदा कौन सी होगी? आप कहेंगे ब्लैक सॉइल यहाँ डेवलप हो गई है। इसका थोड़ा एरिया भी लिख लीजिए, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.5 लाख लिख लीजिए, एक मान लो कहीं आइडिया लग जाए, आ जाए इस तरह से, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्षा 75 सेंटीमीटर, रेनफॉल लिख दीजिए 75 सेंटीमीटर। हाँ, बाकी वेजिटेशन लिख दीजिए, ड्राई डेसिडुअस और जो वो मिलती हैं थॉर्न वेजिटेशन, कटीली झाड़ियाँ टाइप की, नहीं, हाँ, तो ड्राई डेसिडुअस और वो कटीली झाड़ियाँ। मालवा क्षेत्र में आप जानते रहिएगा एक मिलता है, क्या क्या कहते हैं उसको? बीहड़, है ना, उत्खात भूमि जिसको कहते हैं। हाँ, तो लिख दीजिए कि चंबल के द्वारा यहाँ पर उत्खात भूमि का निर्माण किया गया है। बीहड़ क्षेत्र जहाँ पर डाकू पाए जाते हैं। अब भी आप कहाँ हैं? ख़त्म हो गए, अब डाकू क्यों रहेंगे जंगल में? अब नई पीढ़ी आ गई, वो जंगल में कहाँ सरवाइव कर पाए हैं? अब डाकू तो शहर में आ गए। पार्लियामेंट तो नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा, अब आप लोग कहो भाई, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इसमें लिख दीजिए। तो मेनली ये क्या है, यहाँ पर चारागाह क्षेत्र डेवलप हुआ है ना। खेती में वही दलहन तिलहन थोड़ा लिख लीजिए, और कपास, दलहन तिलहन कपास। शहर कुछ लिख लीजिए, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार। इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार, ये सब इसके कुछ शहर हैं, जानते रहिएगा। आइए बुंदेलखंड को देख लिया जाए। तो बुंदेलखंड देखिए इससे लगा हुआ ऐसे है ना, ये देखिए बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड प्लेटू। तो दो स्टेट होंगे, यूपी एंड एमपी, ऐसे लिख लीजिए। यूपी के चाहो तो इधर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट लिख लो, यूपी के भी डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, एमपी के भी डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, पता नहीं कहाँ चल जाके पूछ लेता है। तो यूपी में क्या क्या लिखेंगे? ललितपुर, मालवा में, मालवा में, हाँ मालवा में काटा, जहाँ जहाँ से नदी निकली चंबल, वो उसी ने तबाही मचा दी वहाँ। तो एक लिखिए ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी, बांदा, एक और कौन है? हमीरपुर, 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 है ना। ये कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? 5 है ना। तो बुंदेलखंड में अपने तो 5 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, और है एक वो हो जाएगा महोबा, और एक हो जाएगा चित्रकूट, है ना। हाँ तो बढ़ा लो, 7 डिस्ट्रिक्ट ये हैं। और एमपी के साथ 4 हैं, दतिया है, एक टीकमगढ़ है, और
पन्ना छतरपुर, पन्ना छतरपुर, पन्ना छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, है ना। हाँ, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ और पन्ना। हमको लगता है कि एक स्टेट बन जाना चाहिए यहाँ पर, एक स्टेट दोनों को मिला के बन जाना चाहिए। तो सब एक ही जैसा है बनेगा, पाकिस्तान वाला इसी बार बनेगा। बस केवल सर्वे ये कह दे कि बीजेपी चुनाव हार रही है, उसके बाद देखिए 3 खंड करेंगे यूपी का। इतनी आसानी से जीतने देंगे किसी को ये लोग? 24 घंटे मशीनरी चलती है इनकी। 40 लाख इनके जो है पेड वर्कर हैं खाली चुनाव मशीनरी चलाने के लिए। ये सब निकल रहा है ना वोट वोट चोरी वाला है, सब 40 लाख पहुंच जाते हैं वोट डालने। सही बता रहा हूँ? पूरा वो चलता है, गाड़ियाँ, बैलगाड़ी, हाथी घोड़े सब लेके चलते थे राजा पहले ना, वो सब कुछ यहाँ से चल देते थे। अगर इनको लग गया कि यूपी में हार जाऊंगा तो 4 खंड कर डालेंगे। तुम एक स्टेट जीत जाओ भाई, जाओ अखिलेश, यही तो करेंगे ना। 3 तो हमारे पास ही रहे। सही बता रहा हूँ? अभी लग नहीं रहा है उनको ना। क्या लिखा? हाँ, एवरेज हाइट लिखिए 300 to 600 मीटर। एवरेज हाइट लिखिए 300 से 600 मीटर। ग्रेनाइट नीस रॉक लिख दीजिए। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वास्तव में एक वल्केनिक प्लग सुना है आप लोगों ने? वल्केनिक प्लग क्या होता है? हाँ, जब जो माउथ होता है वहाँ पर लावा ऐसा जाकर के जम जाए कि अब वो नीचे से वल्केनिज्म जो इरप्शन है वो बंद हो जाए। ये प्रकार से खूंटा गाड़ देना नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लग उखड़ भी जाता है तो बहुत तेज़ी से वो विस्फोट होता है। तो खैर, ये प्लग का एक एग्जाम्पल है, ये वल्केनिक प्लग का एग्जाम्पल है। बुंदेलखंड प्लेटू लिख लीजिए इसमें कि वल्केनिक प्लग का एग्जाम्पल है। ये ज्वालामुखी प्लग का उदाहरण है। 2.8 बिलियन ईयर्स एगो बना था ये। बिलियन बहुत पुराना है। तो ये तो वही टाइम पे है। हाँ, ये उस समय बना बनाया था सब, ये जब आया तो बना बनाया था। वही तो कह रहा हूँ कि बना बनाया था पहले से, जब वो पैंजिया टूटा ना तो उससे पहले ही बन गया था 2.8। इसमें डायग्राम आप सही से हाँ? इसमें डायग्राम आप सही बनाया बनाए हैं, अच्छा बनाया है ना। हाँ, तो ये जो लिखे हैं, ये इनके गुरु मेरे गुरु सब एक ही है, तो ये थोड़ा मिलता जुलता है। बढ़िया किताब है ये, ठीक है, अच्छी है। और डेप्थ में जाना है तो फिर भाई पढ़ो आर.सी. तिवारी। हाँ, आर.सी. तिवारी बेहतर है। आर.सी. तिवारी ले लो, हम तो चाहते हैं इसलिए कि मेंस में काम आएगी, बहुत सारा उसमें है, अच्छा है ना। फिजिकल के लिए क्या करेंगे? फिजिकल के लिए कुछ मत करिए, सिंपल सी बात है, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है। कोई किताब, जैसे मान लो अभी हम आपसे कहने कि सविंदर सिंह ले लो, या जाके डी.एस. लाल ले लो, क्या करोगे आप लेकर के इतनी मोटी मोटी किताब? 2-3 टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है जो वो किसी दोस्त से, हम जैसे लोगों से मांग के किताब वो टॉपिक केवल स्कैन कर लो, सबसे अच्छा जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बस काम आपका हो गया। इतनी मोटी किताब क्यों पढ़ेंगे आप? जैसे आप देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में केवल 3 टॉपिक लिखा हुआ है, वल्कनिज्म, सुनामी और अर्थक्वेक, और जो स्ट्रक्चर बनता है इरोजन और इरोजनल और डिपोजिशनल, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। इन टॉपिक को किसी अच्छी किताब से स्कैन करके निकाल लो बाहर, बस उतना ही पढ़ो। इसी प्रकार से जैसे क्लाइमेटोलॉजी में आपका विंड सिस्टम दे दिया है, साइक्लोन दिया हुआ है, और क्या दिया है, यही सब 2-3 टॉपिक है इसमें। उस एयर मॉसेस, हाँ, तो वही केवल स्कैन करके पढ़। कोई किताब मत लीजिए फिजिकल की इस तरह से, या आपको कोचिंग से बढ़िया उपलब्ध करा दिया जाएगा मैटर, वो ले लीजिएगा। उसी पे जो 8-9 प्रश्न जो बनते हैं उनको वही पूछेगा घुमा फिरा के।
इस बार क्या पूछा था? मेरे सवाल बताओ। सुनामी पूछा है शायद। सुनामी तो आता ही है सर, तो वैसे हाँ, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, 3 में से वही पूछता रहता है। हाँ, चलो लिखो इसमें, लिखिए इसमें नदियाँ लिख लीजिए। बेतवा, केन, बेतवा, केन, धशान, ये नदियां हैं सब, ये सब गहरे गहरे यहाँ पर गर्त बनाएंगे। धशान, मालवा प्लेटू रीजन सब वैसी क्षेत्र में बहती हैं, मतलब ये बहती हुई जा रही हैं इस पठार से, तो वो लिख, अभी नदी पढ़ाएंगे सब पूरा, जहाँ जहाँ समय में लिखिए। धसान, केन, बेतवा, और केन में घड़ियाल खूब मिलते हैं, तो घड़ियाल के लिए फेमस है, लिख लो केन नदी। इसमें आप लिखेंगे कि नॉर्थ में जलोढ़ है, एलुवियल सॉइल, और साउथ में जो है लाल काली, रेड एंड ब्लैक। नॉर्थ में एलुवियल, साउथ में ब्लैक एंड रेड। रेनफॉल लिखिए 75 to 80 सेंटीमीटर। ड्राई डिसिडुअस, शुष्क पर्णपाती वन। दलहन, तिलहन, बाजरा, दलहन, तिलहन, बाजरा, ये फसलें हैं। सूखा प्रभावित है, बेसिकली सूखा से प्रभावित है। अब इसी के बगल में लगा हुआ है बघेलखंड, ये देखिए, एक है बघेलखंड, तो बघेलखंड को लिख लेंगे। बघेलखंड प्लेटू। कौन कौन सा स्टेट आएगा? तो एमपी और यूपी, एमपी और यूपी, ये दो स्टेट इसमें लिखेंगे बघेलखंड में। चाहो तो आप इसकी बाउंड्री भी लिख सकते हो, छोड़ो जाने दो, बाउंड्री नहीं पूछो, छोड़ो जाने दो, बाउंड्री जाने दीजिए। लिख लिए कि इसमें जो है सोन, रिहंद और हासदो, 3 नदियां, ध्यान रखिएगा, 3 नदियां इस प्लेटू रीजन में बहती हैं। सोन, रिहंद और हासदो, कहीं कहीं हासदेव लिखा होता है, ठीक है। हाँ, क्या? महानदी, महानदी, महानदी। तो ये सब इसी प्लेटू क्षेत्र में बहती हैं। औसत ऊंचाई लिखिए, एवरेज हाइट लिखिए 150 to 200 मीटर। हाँ हाँ, बह रही है, बह रही है, क्योंकि मैकाल के पास ही से है वो। वो एक्चुअली मैकाल से लगा हुआ है उसी क्षेत्र में, मतलब ऐसा नहीं है हसदेव है, अब हसदेव की कुछ हो पता छोटी छोटी सहायक नदियां हों तो कह देते हैं अपवाह क्षेत्र हो जाता है, और क्या। तो तीनों अपवाह लिख दीजिए। लिखिए औसत ऊंचाई कितना लिखे? 150 से 200 मीटर एवरेज हाइट। सैंडस्टोन, मडस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, और ईस्टर्न पार्ट में ग्रेनाइट, ईस्टर्न में ग्रेनाइट। इसी क्षेत्र में रीवा सतना है ना? हाँ, तो लिखिए ये रीवा सतना जो है, यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर खूब मिलेगा, तो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज बनेंगी, यानी सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होगी। रीवा सतना रेंज में लिख दीजिए सीमेंट उद्योग। और इसका जो बघेलखंड का जो हिली रीजन है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है। बघेलखंड प्लेटू में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हिली रीजन है, उसमें आपको क्या मिल जाएगा? बॉक्साइट। रेनफॉल लिख दीजिए 90 to 100 सेंटीमीटर। शुष्क पर्णपाती यहां पर भी रहेगा, ड्राई डिसिडुअस।
मिट्टी लिख दीजिए लाल प्लस काली। बेसिकली यहां पर दलहन की खेती होती है, और जो इसकी घाटियां हैं, वैलीज हैं, उसमें क्या मिलेगा? चावल। घाटियों में चावल होता है, बाकी दलहन के लिए फेमस है ये बघेलखंड। अब आइए, नेक्स्ट सेगमेंट है दक्षिण मध्य यानी साउथ सेंट्रल या मिड प्लेटू एंड हिली रीजन। हिल रीजन, दक्षिण मध्य पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। और इसमें दो देखना है हमको, एक है सतपुड़ा और एक हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। सतपुड़ा, सतपुड़ा मतलब 7 पहाड़ियां, है ना? तो ये भी गुजरात से लेकर चले जाओ छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक। सतपुड़ा, तो इसमें एक चीज जानते रहिएगा कि जो 7 पहाड़ियां हैं या प्लेटू रीजन हैं, जो प्रेजेंट टाइम में रेजिड्यूल के रूप में हैं, अवशिष्ट के रूप में बचे खुचे हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं सतपुड़ा में। तो इधर से ऐसे बना के लिख लो, 7 नाम लिखो। क्या लिखेंगे? पहला हो जाएगा राजपीपला। तो अगर आपसे पूछे कि गुजरात में सतपुड़ा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे राजपीपला। हाँ, राजपीपला। एक लिख दीजिए सतपुड़ा, सतपुड़ा। ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही है। महादेव, महादेव। छत्तीसगढ़ में 2 लिख लीजिए, एक है मैकाल, एक है बहमानगढ़। एक एमपी में और छूट गया, बैतूल प्लेटू। बैतूल प्लेटू, महादेव, मैकाल, बहमानगढ़, ये 7 हैं। 7 हो गई। राजपीपला, सतपुड़ा, ग्वालीगढ़, बैतूल प्लेटू, महादेव, मैकाल, बहमानगढ़। हैं? राजस्थान में नहीं होंगे ये। वही सतपुड़ा जो है गुजरात एमपी बॉर्डर, खंडवा गैप से अलग होता है। ठीक है, तो अब इसको समझिए, ध्यान सुनिए। यह भी वास्तव में एक मोड़दार पर्वत है ना? लेकिन अरे लिखो मत, लिखो मत। लेकिन इसके मान लो ये माउंटेन है, तो यहां पर क्या है? नर्मदा वैली है, और इधर क्या है? तापी वैली है। तो इसके कारण क्या है? दोनों तरफ भ्रंश घाटी हो जाती है, रिफ्ट वैली हो जाती है, तब ब्लॉक माउंटेन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसी टोपोग्राफी को हम पढ़ाए थे एक बार, वर्ड में बोले होंगे हॉर्स टोपोग्राफी। ठीक है, जब किसी माउंटेन के दोनों तरफ रिफ्ट वैली हो, तब इन वैलीज को वैली नहीं कहते हैं, रिफ्ट वैली नहीं कहते हैं, ग्रेवन कहते हैं। और माउंटेन को ब्लैक माउंटेन ना कह के क्या कहते हैं? हॉस्ट कहते हैं। तो वास्तव में ये ब्लैक माउंटेन में रखा जाता है इस कारण से, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है? रिफ्ट वैली। ब्लैक माउंटेन का मतलब इतना समझिए कि आपके रास्ते को ब्लॉक कर दे, अवरोध पैदा कर दे, बस यही मतलब होता है। तो लिखिए कि नर्मदा तापी के मिड में है, इसलिए यह एक ब्लैक माउंटेन की कैटेगरी में रखा जाता है। और है वास्तव में ये प्राचीन काल में प्राचीन बलित पर्वत है ना, मोड़दार पर्वत है ये। 1.7 बिलियन ईयर्स एगो बना है ये। वहीं पर एक सिंक्लाइन थी, उसी में बना ये मोड़दार पर्वत। 1.7 बिलियन ईयर्स एगो।
कहते हैं कि सतपुड़ा सर बहुत पहले से ये बना हुआ है। हाँ तो कहते रहा हूँ 1.7 बिलियन तो हो गया, बहुत पुराना है। अरावली सतपुड़ा सब एक किसे? बुंदेलखंड हो गया सर, ये हो गया, सतपुड़ा हो गया, हाँ मतलब पुराना तो है ही है। अरावली कहते हैं, अरावली काफी पुरानी है। अरावली पुरानी है, तो अरावली में कितना लिखा था? कुछ मिलियन ईयर से, 500-400 तो अरावली सबसे पुराना है। कितना लिखा था उसमें? तो 600-700 मिलियन कन्वर्ट कर दो बिलियन में, कितना आएगा? बिलियन में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? पॉइंट में आएगा। चलो देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ, लेकिन ये तो आरसी तिवारी में इतना ही लिखा है। बिलियन जो मिलियन लिखा है 600-700 मिलियन वाला, तो शायद वही लिखा है, गलत नहीं लिखा होगा। इसमें कितना लिखा है? इसमें नहीं लिखा है। इसमें नहीं लिखा है। चलो ठीक है, देख लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम सही करा देंगे। आगे लिखो इसमें कि दक्कन लावा जो है, दक्कन का लावा इस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दक्कन लावा अगर है यहाँ पर तो काली मिट्टी का विकास हो जाएगा। काली मिट्टी, दक्कन लावा है तो काली मिट्टी सतपुड़ा में, मतलब कुछ क्षेत्र में। और क्या है यहाँ पर? ग्रेनाइट नीस है अमरकंटक क्षेत्र में, अमरकंटक रीजन में ग्रेनाइट नीस है। महादेव में संगमरमर और सैंडस्टोन, महादेव में संगमरमर एंड सैंडस्टोन। अमरकंटक में क्या है? अमरकंटक में ग्रेनाइट नीस और महादेव में संगमरमर सैंडस्टोन। यहाँ पर जानते रहिएगा कि महादेव जो पहाड़ी है एमपी में, उसमें एक चोटी मिलेगी। पंचमढ़ी रीजन है, पंचमढ़ी रीजन में एक पीक है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ पंचमढ़ी क्षेत्र में है, महादेव पहाड़ में, पर्वत में, और उसी पंचमढ़ी में अवस्थित है धूपगढ़। और धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर अजंता की गुफा पढ़ा है? तो अजंता की गुफाएं भी सतपुड़ा रेंज में ही हैं। घोड़े के नाल के आकार की में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं उसमें, है ना। तो अजंता की गुफाएं बाघेरा नदी की वहाँ पर एक बहती है, उसी के किनारे है। किसने खोजा था इसको? इतिहास वालों हैं? स्मिथ। एक स्मिथ नाम का अंग्रेज सैनिक था, तो वो शिकार करने जा रहा था, तो कुछ बच्चे वहाँ लोकल थे, कहे कि कुछ पैसा दो तो तुमको मैं अच्छी चीज़ दिखाते हैं। तो वो कुछ पैसे के लालच में बच्चे झाड़ी में ऐसे लेके गए सब। तो उसने देखा, भाई लोकल वालों को क्या पता क्या है, उनको तो बस हाँ ठीक है। तब उसने जो है बताया अपने ऊपर, तब वहाँ से काम शुरू हुआ। फिर इटली वाली पूरा टीम आई, साफ़ सफाई करवा करके सब निकाला। तो पहले यहाँ पर 29 गुफाएं पढ़ी जाती थीं, लेकिन 1921 में एक गुफा और मिली 14-15 के बीच में, जिसको नाम दिया गया 14A। तो हो गई कितनी? 30। ठीक है। बौद्ध जातक कथाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। जातक कथा मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जिसमें 16वीं गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है मर्दासन राजकुमारी, राहुल की पत्नी है वो। ठीक है। तो इतिहास हमने पढ़ा ठीक ठाक। अरे सर इसमें तो तीनों है ना। कौन? जैनिज्म का भी है, हाँ बिल्कुल, जैनिज्म भी है। हाँ तो सब बटी हुई है उसमें। ज़्यादातर बौद्ध है। एलोरा में है वो जैन, हिंदू और वो बौद्ध। तो खैर लिख लीजिए, अजंता की गुफाएं इसी रेंज में हैं। जबलपुर में चले जाएंगे तो यहाँ पर 2 वाटरफॉल लिख लीजिए। कौन कौन सा? भेड़ाघाट और धुआंधार। भेड़ाघाट और धुआंधार। भेड़ाघाट, भेड़ा भेड़ा भेड़ाघाट, भेड़ यार, सीप,
नहीं, हाँ यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर वर्षा लिखिए 90 to 100 सेंटीमीटर। हॉस्ट टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है, ये भी लिख दो, मान लो कहीं पूछ दे। हॉस्ट टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अमरकंटक जो इसमें है ना, अमरकंटक जो है लिखिए, अमरकंटक से कुछ नदियां लिख लो। अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में एक तो हो जाएगी नर्मदा, सोन, पेनगंगा, नर्मदा, सोन, पेनगंगा, वेनगंगा, महानदी, वर्धा। रेडियल, एक पॉइंट से चारों तरफ निकले तो रेडियल हो जाता है। यहां पर एक विशेष बात समझिए, अगर आपसे पूछ ले कभी, मानसून की दो शाखाएं होती हैं, इतना जानते हैं। एक होती है अरेबियन शाखा और एक होती है बे ऑफ बंगाल की शाखा। तो अरेबियन शाखा और बे ऑफ बंगाल की शाखा, दोनों का ये मिलन क्षेत्र है, ये दोनों मिलती हैं यहाँ पर आकर के। तो लिख दीजिए, मानसून की दोनों शाखाएं, दोनों ब्रांचेस पूर्वी और पश्चिमी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अमरकंटक पे, मतलब अमरकंटक क्षेत्र में दोनों शाखाएं मिलती हैं, और दोनों शाखाएं जब मिलती हैं तो बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, कभी कभी आके आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है, अलग अलग है, भेड़ा घाट अलग है, धुआंधार अलग है, जबलपुर। अब देखिए दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार में इतने पठार पढ़ने हैं, कितने हैं? महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, रायलसीमा प्लेटू, तमिलनाडु पठार, इतने आपको देखना है दक्कन के पठार में। तो देखिए, तीन बातें आप लोग सुनते होंगे, आज इसको क्लियर कर लीजिए थोड़ा। एक होता है डेक्कन प्लेटू, एक होता है दक्कन रीजन, और एक क्या होता है? डेक्कन ट्रैप। तीन चीज़ें हैं। तो तीनों का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। जो दक्कन प्लेटू है, इस प्लेटू का मतलब है कि सतपुड़ा से साउथ में आप जाइए, सतपुड़ा के साउथ में ले लीजिए, या तापी भ्रंश जो है, तापी का जो घाटी है तापी नदी का, उससे साउथ में ले लीजिए, और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो हमने कहा कि ये तापी नदी घाटी है, ठीक है, और इधर वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट, इसके बीच में जो ये पठारी क्षेत्र है उसी को हम क्या कह देते हैं? दक्कन। तो ये उल्टा त्रिभुज जैसा कुछ दिखता है, तो उल्टे त्रिभुज के आकार में इसको दक्कन पठार कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नर्मदा नदी से दक्षिण की तरफ जाइए, नर्मदा नदी ले लीजिए, नर्मदा के साउथ में चले जाइए, तब उसको हम कहते हैं दक्कन प्रदेश। ये कल्चरल वर्ड है, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जो आर्यीकरण किया अगस्त ऋषि ने, तो क्या मानते हैं कि साउथ इंडिया कहाँ शुरू हो जाता है? नर्मदा के दक्षिण से शुरू हो जाता है, विंध्यन से। तो नर्मदा के साउथ में जितना भी हिस्सा आएगा वो सारा का सारा दक्कन प्रदेश कहलाता है, दक्कन रीजन कहलाता है। अब तीसरा है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप का मतलब होता है कि दक्कन प्लेटू का जो लावा है वो नदियों के माध्यम से, जैसे भी जहां जहां पर फैला है उसको हम क्या कहेंगे? दक्कन ट्रैप। जैसे मालवा है, मान लो काठियावाड़ है, ये सब क्या है? ये सब जगह पर बेसाल्ट रॉक फैल गई है इसकी। तो इस जहां जहां पर लावा फैला हुआ है बेसाल्ट, उसको हम क्या कहेंगे? दक्कन ट्रैप। ठीक है ना?
तो जहाँ जहाँ लावा फैला है उसको डेक्कन ट्रैप। नर्मदा के साउथ में कल्चरल जब बात करेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से तो वो दक्कन प्रदेश हो जाएगा। और दक्कन पठार का मतलब है कि तापी भ्रंश घाटी से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में उल्टे त्रिभुज आकार का जो पठार दिखता है उसको हम दक्कन पठार कहते हैं। ठीक है, ये 3 बातें हैं, आप जानते रहिएगा। अब आगे बढ़िए, देखिए तो इसमें एक एक करके हम लोगों को देखना है, जिसमें एक है महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र को ही देख लिया जाए। सर जो आपने बताया था डेक्कन रीजन, तो सर वही सदर्न बाउंड्रीज की वही है ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ दोनों ईस्टर्न घाट पूरा साउथ। नहीं, दक्कन, हाँ दक्कन रीजन का मतलब होता है कि नर्मदा जो वैली है ना, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी साउथ में जितने लोग रहने वाले जब होते हैं, जैसे कल्चरल बात जब करते हैं हम, तब कहते हैं कि ये दक्कन रीजन है। ठीक है ना। तो अब देखिए महाराष्ट्र में थोड़ा सा आप डालिए हेडिंग और महाराष्ट्र में लिख लीजिए। अपने एटलस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एटलस में देखिए, कुछ मार्क कर लीजिए। यहां पर एक होगा हरिश्चंद्र, है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज या पर्वत, कुछ भी आप देख लीजिए, हरिश्चंद्र। एक होगा अजंता, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट, बालाघाट, निर्मल रेंज, सतमाला, निर्मल रेंज, सतमाला, अजंता। हरिश्चंद्र, ये सब जो पहाड़ियां हैं, ये सब की सब पहाड़ियां कहां पर हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र प्लेटू रीजन में दिखाई देती हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र प्लेटू की जो एवरेज हाइट है वो लिखिए 300 to 600 मीटर। एक शब्द आप पढ़े होंगे ट्रैपन, ट्रैपन सुना है? ट्रैपन टोपोग्राफी, ट्रैपन टोपोग्राफी मतलब हिंदी में कह सकते हैं सीढ़ी नुमा कागार। तो जो इसका वेस्टर्न वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, सीढ़ी नुमा है कुछ। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रैपन टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। क्या है ये? ट्रैपन टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। यानी बेसिकली वेस्टर्न पार्ट में सीढ़ी नुमा कागार दिखाई देता है। चूंकि ये एक रेन शेडो जोन में भी है, क्योंकि एक तरफ क्या है, वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट से मानसूनी हवाएं टकरा के वहीं पर बरस जाती हैं, तो एक तरफ हो जाता है रेन शेडो जोन। तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो वर्षा यहां पर लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर तक, 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सेमी ड्राई रीजन हो जाएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। कपास की खेती लिख सकते हैं, कपास की खेती। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में शुगरकेन की जो खेती होती है ये प्लेटो रीजन में होती है। हाँ, तो ब्लैक सॉइल है थोड़ा सा, तो वहाँ हो जाती है। उसमें पानी काफी लगता है। जैसे कहने का मतलब ये बेसिकली ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में थोड़ा कम होता है, इसमें ज्वार ज़्यादा पैदा होता है। हाँ, नहीं पूरा, तो हाँ पूरा ले लेता है, लेकिन बेसिकली जो इधर वाला जो ईस्टर्न वाला पार्ट है इस रीजन में, हाँ उधर गन्ना खूब होता है। और जो तुरंत लगा हुआ है इसके साथ, वहाँ पे ज्वार ज़्यादा पैदा होता है। तो आप लिखिए बेसिकली ज्वार पैदा होती है और गन्ना लिख लीजिए। ईस्टर्न में गन्ना, या आप ऐसे लिखिए नॉर्थ ईस्ट में गन्ना, नॉर्थ ईस्ट में शुगर केन
बाकी ज्वार के लिए फेमस है। और कपास भी लिख लीजिएगा नॉर्थ रीजन में, इसके नॉर्थ में कपास भी होता है। तेलंगाना में आइए, तेलंगाना में आइए, ये देखिए, ठीक कर्नाटक आ गया, तेलंगाना नहीं, ठीक है। तो तेलंगाना प्लेटू अपने मैप में देखिएगा थोड़ा सा, तो तेलंगाना प्लेटू 2 स्टेट लिख लीजिएगा, मैक्सिमम ये तेलंगाना में है और प्लस ये आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा फैला हुआ है। तो तेलंगाना प्लेटू 2 स्टेट में है, तेलंगाना में बेसिकली, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी ये है। एवरेज हाइट लिखिए 300 to 450, एवरेज हाइट लिखिए 300 to 450 मीटर। सर एक बार उसका ना महाराष्ट्र वाले का हाइट बता दीजिए। महाराष्ट्र वाले की हाइट लिख लो 300 to 600 हो गया। अब देखिए ध्यान से, वास्तव में जो तेलंगाना का पठार है, इस पठारी रीजन में तो मिलेगी ब्लैक सॉइल, लेकिन इसके चारों तरफ जो मिट्टी ने घेर रखा है वो कौन सी है? तो आर्कियन रॉक है, तो लाल मिट्टी है। यानी आप कह सकते हैं कि ये पठार चारों तरफ से लाल मृदा से घिरा हुआ है, ऐसा लिख लीजिए आप इसमें, है ना, कि सराउंडेड बाई रेड सॉइल। प्लेटू रीजन में रेड सॉइल है। मतलब चारों तरफ से लाल मिट्टी से घिरा हुआ है ये। प्लेटू में तो फिर काली मिट्टी ही रहेगी। नदियां लिख लीजिए, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर। तो अब इस तेलंगाना को हम 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा पेनी प्लेन रीजन, क्या होगा? पेनी प्लेन, और एक होगा साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन। 2 पार्ट में इसको बांट लीजिए। पेनी प्लेन रीजन यानी संप्राय मैदानी क्षेत्र, और एक है साउथ या साउथ ईस्ट रीजन। 2 भागों में बांट लीजिए इसको। तो जो हैदराबाद है इस समय का हैदराबाद, एक टोपोग्राफी आप जानते होंगे, पढ़े होंगे अगर, मोनाड नाक। मोनाड नाक, मोनाड नाक का मतलब होता है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक है पेनी प्लेन और एक है मोनाड नाक। पेनी प्लेन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हिमालय है, हिमालय इरोजन इसका होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ये एक प्लेन जैसा बन जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो हार्ड रॉक की, मतलब आप कह सकते हैं जहाँ जहाँ बहुत कठोर होगा, हार्ड रॉक होगी, वो कितना भी इरोजन होगा लेकिन थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो बीच बीच में जैसे मान लो ये प्लेन तो बन गया, लेकिन बीच बीच में ऐसे एक छोटी छोटी क्या मिलेंगी, सब पहाड़ियाँ मिलेंगी। ऐसे एक यहाँ मिलेगी, तो एक कहीं ऐसे मिल जाएगी यहाँ पर, तो कहीं एक यहाँ ऐसे मिलेगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची। तो इनको कहते हैं मोनाड नाक, ठीक है। तो आप लिखिए कि पेनी प्लेन रीजन में हैदराबाद के पास कुछ मोनाड नाक मिलते हैं। तो मोनाड नाक कहाँ है? तो हैदराबाद के पास, ठीक है। यहाँ पेनी प्लेन रीजन में आप कह सकते हैं कि वर्षा जो होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। मोनाड नाक हैदराबाद के पास मिलते हैं, और लिख दीजिए कि वर्षा 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक स्थान जानते रहिएगा पेनी प्लेन में, जिसका नाम है सिंगरेनी है। सिंगरेनी का नाम सुने होंगे। तो सिंगरेनी किसके लिए है? आप कहेंगे कोयले के लिए फेमस है। तो कोयला भंडार के लिए सिंगरेनी फेमस है। 90 सेंटीमीटर।
अब ये दक्षिण वाला यानी साउथ या साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर वर्षा कम हो जाएगी। यहाँ पर वर्षा लिख देंगे 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी 40 to 60 सेंटीमीटर वर्षा है। हाँ, ये जो हिस्सा है, जो ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया। तो यहाँ वर्षा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भेड़ बकरी पालेंगे। लिख लो, गोट रेजिंग, सीप रेजिंग। ठीक है, ऑल ओवर लिख लीजिए, ऑल ओवर तेलंगाना प्लेटू में ज्वार, मोटे अनाज, तिलहन, कपास। ज्वार, तिलहन, मोटे अनाज, कपास। और जो नदी घाटियां हैं उसमें थोड़ा बहुत चावल। नदी घाटियों में चावल, मोटे अनाज, तिलहन, कपास, ज्वार, और घाटियों में तिलहन। शुष्क पर्णपाती वनस्पति है, कहीं कहीं पर कटीली झाड़ियां भी मिलती हैं घाटियों में, नदी घाटी। हाँ, रिवर वैली में मिल जाएगा थोड़ा बहुत। चावल ही तो खाते हैं, और क्या खाते हैं, चावल मछली भोजन है, रोटी कहाँ है वहाँ। लेकिन फिर भी पेट नहीं निकला है। साउथ वाले को इतना नहीं निकलता है, इतना नॉर्थ वालों को निकलता है। नॉर्थ वाले जितना मेंटली जितना अमीर नॉर्थ इंडिया वाले हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एकदम मस्त मौला। किसी से अपने आप को कम नहीं समझना है, किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। गाली तो बात बात में निकलती है। मस्त है एकदम से। गन्ने की ट्राली खड़ी कर दो तो रात भर में गन्ना पूरा खत्म। चावल निकालेंगे थाली में, पूरा पर्वत बनाएंगे, माउंटेन, यहाँ तक खाएंगे। इलाहाबाद तो इलाहाबाद का भोजन ऐसे ही बनता है, उसमें दाल में आलू डाल देते हैं। दाल में आलू डाल दिए और उसी में लोटा एक रखते हैं, लोटे में चावल रख दिए, तो एक ही कुकर में चढ़ाते हैं, दाल आलू और वो तो तैयार। आलू निकाले, चोखा बन गया। और एक मात्र ऐसा दुनिया का शहर है जहाँ दोपहर में वीरान हो जाता है, पूरा सन्नाटा है। मतलब आप ये सोचिए कि दुकानें भी बंद हो जाती हैं, सब सोते हैं पूरा जम के एकदम। लेकिन एक चीज़ और भी है, पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है भाई, उनका रूटीन है। वो दोपहर में सो लिए, फिर रात में थोड़ा देर तक पढ़ते हैं। और पढ़ते क्या ही है, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ने वाला तो लुंगी पहने रहेंगे सब। अरे अब तो ख़त्म हो गया थोड़ा सा कल्चर, आप लोग कहाँ झेले हैं वो सब। हम लोग के समय में तो इतना सीनियर जूनियर चलता था कि मतलब अगर सीनियर हॉस्टल में अगर रह रहे हैं हम लोग और वो पैर धो रहा है पानी टंकी खोल के, तो वो देखा जूनियर आ रहा है पानी उसको चाहिए, तो वो जानबूझ के और पैर ऐसे धोता रहता था आधा घंटे तक। खड़े रहो, आप ये नहीं कहते तो भैया हट जाए थोड़ा पानी ले लो। इतना टेरर चलता था सीनियर्स का। तो हम लोग जब पहुँचे तब इनका उखाड़ के फेंकना शुरू किए सर। सीनियर क्या होता है, जब तुम 10 साल से पढ़े हो यहाँ तो सीनियर तो बेकार आदमी हो तुम तो, है ना। तो फिर हम लोग जो है अपने हिसाब से ठीक किए। हाँ, हासिल भी हैं। हम बेसिकली रहे हैं मामफोर्डगंज जब कोचिंग किए, फिर गोविंदपुर, शिवकुटी, शिवपुरी, यही चला है। राजापुर तो पानी में डूब जाता है अब तो। चलो ख़त्म कर ले इसको ख़त्म कर ले। हाँ, क्या लिखे, साउथ ईस्ट में। हाँ, तो फसल लिख लिए। रायलसीमा लिखो, रायलसीमा में लिख लीजिए। तो इसमें बेसिकली आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं केवल इसमें। जो रायलसीमा प्लेटू है तो लिख लीजिए आंध्रा के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुडप्पा, कुर्नूल, चित्तूर, अनंतपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, चारों लिख लीजिए। कुडप्पा, कुर्नूल,
चित्तूर और अनंतपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कडप्पा या कुडप्पा, कुर्नूल, चित्तूर और अनंतपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आंध्र प्रदेश के। रेड सैंड, हाँ, मतलब ये ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पर चूंकि आर्कियन तो नीचे सब है, सर ये कंप्लीट तो कंप्लीट पे नहीं है। रायलसीमा में कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीच बीच में मोनार्ड तो मिलती हैं, जो पहाड़ी पढ़ाएंगे ना वो सब ईस्टर्न से लगी हुई थोड़ा बहुत मिल जाती हैं। हाँ, कह सकते हैं कि खूब इरोजन हुआ है, तो कह सकते हैं कि हाँ हो गया है। हाँ तो ठीक है, लिखा है, वो सही लिखा है। लिख दीजिए यहाँ पर जो है लिमोनाइट और सिडेराइट मिलता है। लिमोनाइट, सिडेराइट क्या है? लोहा ही है तो है ना। हाँ, तो लौह अयस्क, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लौह अयस्क। लिमोनाइट, सिडेराइट, ये लोहे के टाइप हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये 4 प्रकार हैं लोहे के। तो लोहा मिल गया। इसके अलावा आप जानते रहिएगा कि यहाँ पेन्नूर नदी जो है, पेन्नूर, पापाघनी और चित्रावती, 3 नदियाँ लिख लीजिए, इस क्षेत्र में बहती हैं। पेन्नूर, चित्रावती, पापाघानी, पापाघानी। वर्षा 60 से 80, तो चित्रावती क्या है? और नदी है, नदी। एक और बोला था। पापाघानी, पेन्नूर, पेन्नूर के सहायक हैं ये दोनों, चित्रावती और पापाघानी, ये वही पेन्नूर की सहायक नदी हैं ये। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 60 to 80। ज्वार, रागी, बाजरा फसल लिख लो। घाटियों में चावल, ज्वार, रागी, बाजरा और घाटियों में चावल। और ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी टाइप का। थॉर्न क्या? हाँ हाँ, 60, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल 60 के आसपास वो कटीली झाड़ी आ जाएगा, है ना। अब इसमें एक लिखिए, वर्षा 60 से 80, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी, ठीक है। कर्नाटक पठार में लिखिए, 2 भाग हैं इसके। कर्नाटक पठार के 2 पार्ट हैं, एक है मलनाड और एक है प्लेन, मैदान। थोड़ा उलझा हुआ है तो हल्का सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, आपको जो मेन चीज़ें हैं वो निकाल ले रहे हैं, मतलब काम की चीज़। ऐसे पढ़ाने को तो 2 लाइन लिखा दो हो गया, वो सब नहीं करना है। थोड़ा सा हम लेके चल रहे हैं, सेफ्टी मूड में है कि जो चीज़ पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो। मलनाड और इसमें मैदान में अंतर बताते हैं, देखिए ध्यान से। एक्चुअल में इधर क्या है, ये अरेबियन सी है, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा कोस्टल प्लेन मिल जाएगा। ये क्या है? कोस्टल प्लेन। और कोस्टल प्लेन के बाद ईस्टर्न घाट हो गया। अब ईस्टर्न घाट से ऐसे ये चलेगा, ठीक है, और फिर ये जा करके ऐसे मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल। ये टोपोग्राफी बनती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न, अभी देखो यहाँ से ले लेते हैं, मान लो कि ये हिस्सा इतना जो है ये कर्नाटक प्लेटू है ये, ठीक है, ये कर्नाटक प्लेटू। तो इसके 2 पार्ट हैं। इतना हिस्सा जो है इसको कहेंगे हम मलनाड, और ये वाला जो है इसको क्या कहेंगे हम? प्लेन। मतलब आप कहेंगे कि वेस्टर्न घाट से लगा हुआ जो कर्नाटक प्लेटू का रीजन है, वेस्ट वाला पार्ट, वो जो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा है उसको हम मलनाड कहते हैं, और जो थोड़ा नीचा है उसको क्या कहते हैं हम? ईस्टर्न वाला पार्ट जो है वो प्लेन है, मैदान है, ठीक है। ये वाला, अब ये तो अरेबियन सी जान ही रहे हैं, और ये क्या कोई ना कोई क्या हो जाएगा? कोस्टल प्लेन हो जाएगा।
कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो मालाबार हो, कोई जो भी मान लीजिए। तो अब ऐसे टोपोग्राफी बन जाती है। तो यहाँ पर जो ऊंचा वाला हिस्सा है कर्नाटक पठार का, उसको मलनाड कहते हैं वेस्ट में, और ईस्ट में उसी को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैसूर का पठार, तो मैसूर का पठार किसका पार्ट है, ये प्लेन का पार्ट है। बाबा बुदान की पहाड़ी मलनाड में है, नहीं, ये सब है। तो आज थोड़ा सा हम चाहते ये ख़त्म होता, लेकिन होगा नहीं, तो हमको जाना है जल्दी। कल इससे आगे कंटिन्यू, कल आपका ये फिजियो वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। कल ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट भी बता करके प्लेन पे आ जाएंगे। तो प्लेन भी ढंग से पढ़ना है थोड़ा सा, बस उसके बाद आप जो जैसा कहेंगे वैसा हम पढ़ाते रहेंगे। मानसून पढ़ाएंगे, जिसमें मानसून में आपके प्री की दृष्टि से पढ़ाएंगे केवल कॉन्सेप्ट कि कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है, कैसे कैसे वर्षा करती है, एक बेसिक आपकी जानकारी होनी चाहिए। मानसून से बहुत क्वेश्चन आता वाता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो 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 क्या कहते हैं फैक्चुअल टॉपिक है, नदियां हैं, वनस्पति है, मिट्टी, उनके ट्रिब्यूटरी सर बहुत मतलब हाँ, रिवर्स पढ़ा देंगे, है ना। और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, रिवर पढ़ लीजिए एक, आए? हाँ वो तो रहेगा, वो तो उसी का पार्ट, ये लास्ट में वो दर्रे ही लेके आएंगे। तो एक दर्रे पढ़ाना है, एक सुनिए, दर्रे पढ़ना है, रिवर पढ़ना है, और सॉइल पढ़ना है, वेजिटेशन थोड़ा पढ़ लेंगे, और मिनरल्स पढ़ना है। तो सीक्वेंस पूछता है, ये तो आपको प्रैक्टिस का पार्ट है। सारे माउंटेन पढ़ लिया, अब एटलस में देखो कौन नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे करके, ये तो प्रैक्टिस का पार्ट है, आप कर लिए उसको। तो बेसिकली इतना पढ़ना है, मिनरल्स तक तो कम से कम निपटाना है ना। और बाकी ये जैसे झरना और ये झील, ये सब तो खुद से भी पढ़ सकते हैं कि नहीं। जनसंख्या खुद से पढ़ लीजिए, यातायात पढ़ाया नहीं जाता, सब खुद ही पढ़ लीजिए, रोड हाईवे थोड़ी में पढ़ाएंगे। एक होता है उद्योग, ये थोड़ा हो सकता है कि हम आपसे अगर टाइम मिल जाएगा तो एनर्जी भी डिस्कस करेंगे, ऊर्जा और पकड़ में है, संडे तक बड़े आराम से होगा, ये आराम से पढ़ेंगे तब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं कल फिर।